जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग का स्वागत है एक बार फिर से सीडीपी के क्लास में, जो कि बिहार स्टेट के काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास होगा। बिहार स्टेट के एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होगा। इससे पहले हम सब लोग माइक्रो टीचिंग पढ़ लिए हैं और लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ लिए हैं। तो आज हम सब लोग पढ़ने जा रहे हैं सोशल कल्चर थ्योरी, जो कि वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। ये भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार का जो स्टेट का एग्ज़ाम होगा उसमें से 30 नंबर का सीडीपी पूछा जाता है, और 30 नंबर में ये सब टॉपिक काफ़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सब लोग इसको ध्यान से पढ़ें और काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। चलिए हम सब लोग स्टार्ट करते हैं वाइगोत्स्की के बारे में। वाइगोत्स्की जो है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, ये पूछेगा। वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या था? सोशल कल्चर थ्योरी। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है। देखिए, लेव वाइगोत्स्की एक रूसी वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? वैज्ञानिक थे रूसी, जिन्होंने सांस्कृतिक सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सांस्कृतिक सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति के अंतः क्रिया करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतः क्रिया के बाद विकास होता है। जबकि पियाजे यह मानते थे कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिए। पियाजे क्या मानता था? पहले विकास होता है फिर लर्निंग होता है। पियाजे का मानना था पहले विकास होता है फिर लर्निंग होता है, लेकिन वाइगोत्स्की का कहना था अंतः क्रिया के बाद विकास होता है। देखिए, वाइगोत्स्की के 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट थे। जेडपीडी, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकट विकास का सिद्धांत। वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का सिद्धांत कहते हैं। मतलब निकट विकास का सिद्धांत कहते हैं। वास्तविक विकास और संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास कहते हैं। स्कैफोल्डिंग, पहला है जेडपीडी, दूसरा स्कैफोल्डिंग। वाइगोत्स्की द्वारा दी जाने वाली टेम्पोररी हेल्प या गाइडेंस को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में से ये दूसरा नंबर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्कैफोल्डिंग मतलब वाइगोत्स्की द्वारा दी जाने वाली टेम्पोररी हेल्प या गाइडेंस को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। टेम्पोररी हेल्प या गाइडेंस को क्या बोलता है? स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। अब देखिए, MKO क्या है? MKO है मोर नॉलेज अदर टीचर पेरेंट फ्रेंड्स ETC। देखिए, भाषा पर इनके विचार, इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है बाद में विचार आता है। ये पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। पहले भाषा आती है बाद में विचार आता है। ये किसका है? वाइगोत्स्की का है। भाषा सुसंज्ञात्मक विकास को सुगम बनाती है। भाषा क्या करती है? संज्ञात्मक विकास को सुगम बनाती है। भाषा संज्ञात्मक विकास को सुगम बनाती है। आंतरिक भाषा या निजी भाषण, इसमें बच्चा अपने कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा उपयोग करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, वाइगोत्स्की ने क्या कहा था? पहले भाषा आती है बाद में विचार आता है। ये किसका कथन है? वाइगोत्स्की का कथन है। अब देखिए, चोम्स्की क्या आता है? भाषा विकास का सिद्धांत दिया चोम्स्की ने। चोम्स्की दिया भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? चोम्स्की ने दिया था। इनबॉर्न थ्योरी भी इसको बोलते हैं। यह अमेरिका के रहने वाला था। चोम्स्की कहाँ था? अमेरिका के रहने वाला था। इसका मानना है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ये किसकी कथन है? ये चोम्स्की का कथन है। देखिए, यह कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिससे भाषा सीखता है। बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिससे कि वह भाषा सीखता है। चोम्स्की का मानना था कि बच्चे में भाषा सीखना जन्मजात क्षमता होती है। चोम्स्की अमेरिका का रहने वाला था। अब देखिए, डिवाइस क्या है? देखिए, LAD, इसका देखिए LAD है लैंग्वेज ऑगस्टन और डिवाइस, भाषा अधिग्रहण और यंत्र। देखिए, इन्होंने सार्वभौमिक व्यापार का सिद्धांत दिया, यानी ग्रामर जन्मजात होता है। ग्रामर जन्मजात होता है। यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया चोम्स्की ने। चोम्स्की ने भाषा का 2 लेवल दिया, सतही संरचना, सरफेस लेवल और डीप लेवल। सरफेस लेवल और डीप लेवल चोम्स्की ने दिया, सरफेस लेवल और डीप लेवल। सरफेस लेवल में होता है, इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनि शब्दों को जानता है लेकिन उनके अर्थ को नहीं जानता है। जैसे कि मम्मी हो गया, पापा हो गया, ये सब समझता है कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, लेकिन इसके अर्थ को नहीं समझ पाता है। अर्थ को नहीं समझ पाता है। अब देखिए, डीप, इसमें शब्दों का अर्थ ज्ञान हो जाता है। डीप में शब्दों का अर्थ ज्ञान हो जाता है। अब देखिए, ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट है ब्लूम टैक्सोनॉमी। बिहार स्टेट के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ब्लूम टैक्सोनॉमी। इसको याद रखना बहुत ही जरूरी। देखिए, बेंजामिन ब्लूम ये अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के थे? अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। इसके 3 भाग हैं: ज्ञानात्मक पक्ष,
भावनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, इससे कितने पक्ष हैं, कितने डोमेन हैं पूछेगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी के 3 डोमेन हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। तो देखिए सबसे पहले ज्ञानात्मक कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन जो होता है इसका वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था। ब्लूम ने 1956 में किया था। यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। इसके उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से उच्च स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण को 6 भागों में बांटा गया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है ब्लूम ने 1956 में दिया था, जो कि लो लेवल से हाई लेवल की ओर जाता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी इसको कितने भागों में बांटा है, 6 भागों में बांटा है। इसको 6 भागों में बांटा है। ये देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार इसको बता रहा हूँ। 1956 में आया, 6 भागों में बांटा हुआ है। इसका डोमेन कितना है, 3 डोमेन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला है ज्ञान। देखिए पहला नंबर पर ज्ञान। इसमें ये भी पूछता है पहला नंबर पर क्या है, ज्ञान है। दूसरे नंबर पर बोध है। तीसरे नंबर पर अनुप्रयोग है। चौथे नंबर में विश्लेषण है। 5वें नंबर में संश्लेषण है और 6ठे नंबर में मूल्यांकन है। पूछ देगा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार मूल्यांकन कितने नंबर पर है, मूल्यांकन 6ठे नंबर पर है। मूल्यांकन 6ठे नंबर पर है। अब देखिए भावनात्मक पक्ष, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भावनात्मक पक्ष, इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिनमें हम भावनात्मक रूप से सामना करते हैं, जैसे तारीफ, उत्साह, प्रेरणा, यही होता है भावनात्मक पक्ष। अब देखिए क्रियात्मक पक्ष, इसमें शारीरिक हलचल, मोटरसाइकिल के क्षेत्र आदि शामिल होते हैं। शारीरिक हलचल सब मोटर स्किल किस में शामिल होते हैं, क्रियात्मक पक्ष में। अब देखिए बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा, चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अब देखिए बाल केंद्रित शिक्षा सर्वप्रथम जॉन डीवे ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट है सिर्फ इसमें। बाल केंद्रित शिक्षा किसने दिया था, जॉन डीवे ने दिया था। बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें हम बच्चों को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा प्रदान करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक की रुचियों, प्रवृत्ति तथा क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है। जब हम बच्चे को बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करते हैं तो शिक्षण रुचिकर होता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा किसने दिया था, जॉन डीवी साहब ने दिया था। जॉन डीवी साहब ने दिया था बाल केंद्रित शिक्षा, जॉन डीवी साहब। ये बस इतना ही याद रखने का। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जब हम बच्चे को हम उसकी अभिवृत्तियों, इच्छाओं के अनुसार पढ़ाते हैं तथा उसका शिक्षा स्तर बढ़ जाता है, जिसे प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा में बच्चे के लिए बनी है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा बच्चे के लिए बनी है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए बनी है। प्रगतिशील शिक्षा से बच्चे का ऑलराउंड विकास होता है, मतलब सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास होता है बच्चे का। प्रगतिशील शिक्षा करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग प्रबल देती है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो होता है लर्निंग बाय डूइंग देता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रगतिशील शिक्षा काफ़ी इंपॉर्टेंट, लर्निंग बाय डूइंग देता है। उसके बाद सर्वांगीण विकास होता है प्रगतिशील शिक्षा से। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में सीटिंग अरेंजमेंट, टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये लाइन याद रखिए। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में सीटिंग अरेंजमेंट, टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, आप सबको बहुत डिटेल से ये चीज़ बातें बता रहे हैं, तो इसलिए आप सब लोग इसको ध्यान में दीजिए। देखिए इसमें सहयोगितापूर्ण अधिगम होता है, कोलैबोरेशन लर्निंग होता है। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चे समूह में एक्टिव पार्टिसिपेंट करें और सोशल स्किल को सीखें। सीबीएसई के अनुसार प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चे समूह में एक्टिव पार्टिसिपेशन करने के लिए बोलता है और सोशल स्किल को सीखने के लिए बोला जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में संयुक्त राज्य अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी का योगदान है। जॉन डीवी को नाम याद रखिए, जॉन डीवी बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, जॉन डीवी साहब। प्रगतिशील शिक्षा में किसका नाम है, जॉन डीवी का साहब का। जॉन डीवी ने शिक्षा के ट्राइपोलर प्रोसेस बताया। शिक्षा के कितने ट्राइपोलर प्रोसेस बताया। पहला आता है टीचर, बालक और पाठ्यक्रम। ट्राइपोलर प्रोसेस में पहला टीचर, दूसरा बालक और तीसरा पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा किया। अब देखिए टीचर होता है स्वतंत्र चर होता है और पाठ्यक्रम होता है मध्यस्थ चर होता है। बच्चे और पाठ्यक्रम और टीचर जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है टीचर, और मध्यस्थता इसमें बच्चे की मध्यस्थता में करता है ये पाठ्यक्रम। भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय गिजू भाई को दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय गिजू भाई को दिया जाता है। अब देखिए सिगमंड फ्रायड, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्रायड ने। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया था, जो ऑस्ट्रिया के निवासी था। इस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था सिगमंड फ्रायड ने। इन्होंने 3 टाइप
मन में बताएं। चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन। यह मन के प्रेजेंट के विचार से रिलेटेड होता है, मतलब चेतन मन जो होता है मन के प्रेजेंट के विचार से रिलेटेड होता है, और यह जो होता है 10% होता है। अर्धचेतन मन, इसमें हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम देकर याद किया जा सकता है अर्धचेतन मन को। और अचेतन मन का 90% होता है। इसमें वे बातें होती है जो हम भूल चुके हैं और हमारे याद करने पर भी याद नहीं होता। अचेतन मन में 90% तक अचेतन मन होता है और 10% चेतन मन होता है, इसको याद रखिए। फ्रायड के अनुसार देखिए, फ्रायड के ने व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को 3 भागों में बांटा। फ्रायड ने व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को कितने भागों में बांटा सिगमंड फ्रायड ने? इदम, अहम और सुपर ईगो। इदम, इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं जैसे भूख, प्यास, सेक्स आदि को सेटिस्फाइड करना होता है। यह सामाजिक आवश्यकता और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं को पूर्ति पर बल देता है। इदम एक बार और देख लीजिए। इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं हैं जैसे भूख, प्यास, सेक्स आदि को सेटिस्फाइड करना होता है। यह सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं को पूर्ति पर बल देता है। अब देखिए अहम जो होता है यह आवश्यकताओं, इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करना और उसका इम्प्लीमेशन करता है। यह परिणामों को चिंता करता है। और सुपर ईगो, अहम का इंग्लिश होता है ईगो। सुपर ईगो यह समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज़्यादा होगी वह बुरे कामों में उतना ही दूर होगा, जैसे चोरी ना करना, झूठ ना बोलना। इसको बहुत अच्छा से याद रखिए। सुपर ईगो में देखिए, जिसका सुपर ईगो ज़्यादा होगा वह बुरे कामों से उतना ही दूर होगा, जैसे कि चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ये सब चीज़ों से ये दूर रहेगा। ये हो गया सुपर ईगो। अब देखिए ये एक इसमें महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए, ये महत्वपूर्ण है। देखिए एक होता है ऑडिपस, एक होता है इलेक्ट्रा। ऑडिपस में क्या होता है? देखिए ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इसमें लड़का अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता है और अपने पिता के मुकाबले, समझे ना। ऑडिपस में देखिए क्या होता है कि लड़का जो होता है अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता है अपने पिता के मुकाबले, मतलब पिता से भी प्यार करता है लेकिन पिता से ज़्यादा माँ को प्यार करता है। ऑडिपस उसी को बोलते हैं। जिससे देखते हैं कि लड़का को अपनी माँ से लगाव होता है ज़्यादा और पिता से कम होता है, उसी को ऑडिपस कहता है। और इलेक्ट्रा क्या का होता है, इसमें लड़की अपने पिता से ज़्यादा प्यार करती है और माँ के मुकाबले कम का। मतलब इलेक्ट्रा में क्या होता है कि लड़की जो है पिता से ज़्यादा मतलब कि जुड़ जाता है और माँ से थोड़ा सा कम जुड़ता है, उसी को इलेक्ट्रा बोलते हैं। और ऑडिपस में लड़का अपने माँ से ज़्यादा जुड़ जाता है, पिता से कम जुड़ता है, उसे ऑडिपस कहते हैं। तो ऑडिपस समझ गए, अपनी माँ से ज़्यादा जुड़ाव रहता है लड़का। और इलेक्ट्रा में लड़की अपने पिता से ज़्यादा प्यार करती है। उसके बाद हो गया नार्सिज्म, सम्मोहन। इसमें व्यक्ति खुद से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, नार्सिज्म उसी को बोलते हैं। तो आज हम सब लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले पार्ट में जो होगा बहुत ही एडजस्टमेंट होगा, उसके बाद असेसमेंट और इवैल्यूएशन होगा, जो कि महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम सब लोग इतना ही रखते हैं। आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।